तो देखिए आगे, यहाँ पर हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ कट किया तो जो भी टेंशन रिक्वायर्ड है दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10 इनटू एक्सेलरेशन दैट वाज 2, कितना आ गया 20। अगर आप जानना चाहते हो कि यहाँ टेंशन, तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट करिए, इस पूरे मास को एक बॉक्स में डाल दीजिए। इसको कौन ड्रैग कर रहा है? T2 इज ड्रैगिंग दिस। तो T2 की वैल्यू कैसे आएगी? कितना मास आप मूव कर रहे हो? 10 + 20 30 इनटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी 30 इनटू 2 आंसर विल बी 60 न्यूटन। ये टेंशन है, टेंशन की वैल्यू होगी 60 न्यूटन। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम पर कितने तरह के सवाल होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, फिक्टिशियस फोर्स का। मैं एक लॉजिक समझते हैं, एक फोर्स होता है जिसको कहा जाता है स्यूडो फोर्स, और इट इज कॉल्ड फिक्टिशियस फोर्स। ये क्या होता है? स्यूडो फोर्स और इट इज कॉल्ड फिक्टिशियस फोर्स। किसको कहते हैं समझिए। जैसे मान लो कि आप किसी कार में, किसी व्हीकल में बैठे हैं और ये सब तरफ से बंद है, आप बाहर की चीज देख नहीं सकते, आपको पता नहीं है कि चल रही है। ठीक है, और सपोज ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो, तो हमको अंदर बैठे बैठे कैसे पता चल जाएगा कि एक्सेलरेट हो हम बैक जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। बैकवर्ड फोर्स, मतलब आपकी बॉडी एक बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, या आप किसी स्टोन को ऊपर फेंकोगे तो पीछे गिरेगा आपके जाकर। सिक्का उछाल लो, कोई भी फ्लोर पे कोई चीज पड़ी हुई है तो अपने आप पीछे चलेगी। तो इन चीजों से आपको पता चलेगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम। हम जहाँ खड़े हैं ये चीज रस्ट पे नहीं है, तभी ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर रखी चीजें पीछे। इनको कहा जाता है एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। जो इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं एक्चुअली, जिसको आप ओरिजिन मानते हो, उसको कहा जाता है इनफैक्ट इनर्शियल फ्रेम। आप उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये दो तरह के होते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी चीज का मेजरमेंट करते हो, उसको कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है इनर्शियल और एक को कहा जाता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उनको कहा जाता है जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मतलब इनमें आप सीधे लिख सकते हो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एप्लीकेबल, नो करेक्शन इज। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसे काम करता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं? जो या तो रेस्ट पर होते हैं, आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस तरह का अगर कोई फ्रेम है उसको कहा जाता है इनर्शियल। ठीक है ना, आप किसी जगह पर खड़े हो, वो रेस्ट पर है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो वहाँ जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर हम ऐसे फ्रेम की बात कर रहे हैं जो नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे होते हैं? जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम्स हैं, एक्सेलरेटेड और रोटेटरी। इस तरह के जो फ्रेम्स होते हैं इसमें न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली होल्ड नहीं करता, ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है, इसमें कुछ करेक्शन टर्म लगाना पड़ता है। उस करेक्शन टर्म को ही क्या कहा जाता है? स्यूडो फोर्स। ठीक है ना, कोई भी चीज अगर कोई फ्रेम रेस्ट पर है सर या एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि अगर आप किसी भी जगह पर खड़े हो, मान लीजिए हम सपोज अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ रुकी हुई होती, ठीक है ना, तो हम अर्थ पे खड़े होकर जो भी फोर्स एनालिसिस करते हैं वो 100% करेक्ट होती, नो करेक्शन मे हैव बीन नीडेड। बट हमको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी चलती है, तो अर्थ पे खड़े होकर के आप फोर्स की जो भी एनालिसिस करोगे वो 100% करेक्ट होगी, क्योंकि आप जहाँ खड़े हो वो चीज खुद ही रेस्ट पर नहीं। ठीक है, तो इस तरह के ऐसे फ्रेम्स को क्या कहा जाता है? जहाँ पर कोई भी रोटेशन हो रहा हो या एक्सेलरेटेड मोशन हो,
इस तरह के फ्रेम्स के अंदर जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें करेक्टिंग फोर्स नीडेड होता है, उसको क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। स्यूडो इसलिए कहा जाता है कि जो पर्सन बैठा है ही इज नॉट अवेयर अबाउट द सोर्स ऑफ दिस फोर्स। जैसे हम अंदर बैठे हैं, हमको पता नहीं कि कार चल रही है, ये मालूम नहीं है आपको, और सडनली आपको एक्सपेरिमेंट करते हो और आपको समझ में आता है कि जो चीज़ है वो पीछे जा रही है, इसका मतलब कार में कहीं एक्सेलरेशन है, ये आपको एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है, अदरवाइज इट इज नॉट नोन। क्लियर? तो स्यूडो फोर्स जो होता है ये तब पिक्चर में आता है जबकि फ्रेम कैसा हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। एक करेक्शन टर्म कि इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर कार या ट्रेन फॉरवर्ड जा रही है, इस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सेलरेशन बैकवर्ड लगता है, जिस ऑब्जेक्ट को एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इन एडिशन टू व्हाट इज विजिबल टू द ऑब्जर्वर इनसाइड द फ्रेम। जो पर्सन इसके अंदर बैठा है वो चीजों को वो देख पा रहा है, लेकिन जो वो नहीं देख पा रहा है वो ये फोर्स, इसको कहा जाता है स्यूडो फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स। ठीक है, जैसे मैं उसको आपको एक केस में लगा के बताता हूँ। मान लो सपोज किसी कार की सीलिंग से कोई पेंडुलम सस्पेंड कर दिया जाए, सपोज कोई व्हीकल, इसके अंदर कोई पेंडुलम सस्पेंडेड है और कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो ऑब्वियसली पेंडुलम कहाँ जाने वाला है, बैकवर्ड, पीछे जाएगा। पेंडुलम पीछे जाके मान लीजिए यहाँ रुकता है, वर्टिकल से एक सर्टेन एंगल बनाता है। तो आपको पता करना है कि अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो क्या आप ये बता सकते हो कि पेंडुलम कितने एंगल थीटा पर जाकर के रुके। इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है, देखिए ये पेंडुलम है, ये वर्टिकल लाइन है, ये इस ऑब्जेक्ट का वेट हो गया डाउनवर्ड, आप आगे की तरफ इसको एक्सेलरेट किया तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स पीछे लगा। सर एक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ये है कि कोई व्हीकल है एंड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द व्हीकल द सिंपल नहीं पेंडुलम नहीं इज सर, सस्पेंडेड। मेरे पास एक क्वेश्चन है हाँ, कि सर इसमें क्या बोलते हैं, जो एक्सेलरेशन है वो आगे लग रहा है, वो एक्सेलरेशन उसके बराबर होगा? एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। जो एक्सेलरेशन है इसकी वजह से ही तो इसमें चीज आ रही, दिस विल बी एग्जैक्टली सेम। जो आप एक्सेलरेशन लगा रहे हो वो एग्जैक्टली दोनों बराबर होगी, वो फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड। इसके एक्सेलरेट होने से ये चीज पीछे छूट गई, तो दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। क्लियर? तो क्या होगा, ये mg वेट नीचे है और ये फोर्स कितना आ गया पीछे, m इंटू। अब इस प्रोसेस में स्ट्रिंग वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगी, सपोज थीटा बनाएगी। ये थीटा कैसे पता लगेगा, आप इसको ज्वाइन कर दो, ये लाइन आगे एक्सटेंड करती है, तो एक्चुअली इन दोनों का रिजल्टेंट एक फोर्स आएगा और ये फोर्स यहाँ पर टेंशन को जस्ट नलीफाई करेगा। मतलब टेंशन इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर है। ये दोनों फोर्सेस 90 पर है, आप देख सकते हो कि इनका रिजल्टेंट कितना है, ये आएगा M mg प्लस एम ए स्क्वायर, दिस विल बी टी रूट। स्क्वायर, मतलब T इतने के बराबर होगा। टेंशन पता लग गया आपको। आप क्या करिए कि यहाँ से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिस एंगल इज थीटा, तो इस टेंशन टी का अपवर्ड कंपोनेंट आएगा टी कॉस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। क्लियर? टी कॉस थीटा दिख रहा है आपको कि इट मस्ट बी बैलेंसिंग एम जी, और जो टी साइन थीटा है ये बैलेंस कर रहा होना चाहिए एम इंटू ए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और इन्हीं को अगर आप स्क्वायर करके जोड़ देते हो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। इनको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बिकम 1, तो टी स्क्वायर विल बी एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, उसका रूट करिए क्या आ जाएगा टी, और इन्हीं दोनों का अगर आप रेशियो करते हो तो टी कैंसिल्ड, इक्वेशन 1 को डिवाइड करा दीजिए बाई 2, क्या मिल रहा है, टेन थीटा की वैल्यू आ रही है एम ए बाई एम जी, एम कैंसिल करिए, टेन थीटा दिख रहा है आपको कि इट इज ए बाई जी, मतलब थीटा इज टेन इनवर्स ए बाई जी, थीटा इज टेन इनवर्स ए बाई। क्लियर? बिल्कुल सेम चीज आप किस केस में पढ़ चुके हो, जो आपको समझाया था कि कोई कार किसी सर्किल में चल रही है, उसका पेंडुलम कहाँ थ्रो आउट होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। वो जो आप रेडियली आउटवर्ड फोर्स पढ़ते हो
वो किसकी वजह से आ रहा है, वही तो एक्चुअली स्यूडो फोर्स। कार अगर एक सर्किल में चल रही है तो कार खुद क्या बना रही है, एक रोटेटरी फ्रेम। मतलब उस कार के अंदर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो न्यूटन्स लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल डायरेक्टली। ठीक है ना, कार के अंदर से कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हो तो कार कहाँ चल रही है, एक सर्किल में चल रही है। तो कार के अंदर जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, कार एक रोटेटिंग फ्रेम की तरह एक्ट करेगी एंड ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द कार विल बी थ्रोन रेडियली आउट। हमने आपको जब सर्कुलर मोशन समझाई थी तो बताया था कि कोई कार सर्किल में चल रही है तो कार की सीलिंग से कोई पेंडुलम हमने सस्पेंड किया तो पेंडुलम वर्टिकल से राइट साइड टिल्ट हो जाता है। ठीक है ना, और ये हमने इसका पूरा एनालिसिस बताया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोग ट्राई करेंगे, कल हम उसका जवाब बताएंगे। क्वेश्चन ये है, सपोज एक वेज है, इसका एंगल है थीटा। ठीक है, और आप क्या करते हैं कि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं और ये सरफेस स्मूथ, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करके गिर सकता है। हमसे पूछा गया है कि हम वेज को कितना एक्सेलरेशन दें, व्हाट एक्सेलरेशन शुड बी गिवन टू दिस वेज। इसको कितना एक्सेलरेशन दें सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू वेज। व्हाट सर वो ब्लॉक आप मान लो कि इनकी मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल है, सरफेस स्मूथ, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन गिवन टू वेज will stop the sliding of block। सर वो कितना ब्लॉक मिनिमम स्लाइड कर रहा है। हाँ ऑब्वियसली इसको रख के छोड़ोगे आप तो स्लाइड करेगा। आपको पूछा गया कि हम वेज को कितना एक्सेलरेशन दें टू स्टॉप द स्लाइडिंग ऑफ दिस ब्लॉक। तो आप लोग इसको ट्राई करिए, कल डिस्कस